जिस समूह को आईएसआईएस बीटल्स के नाम से जाना जाता था, उसमें 4 ब्रिटिश पुरुष शामिल थे: मोहम्मद मुआजी, अलेक्जेंडर कोटे, एल शाफी एल शेख और आइने डेविस। ये चारों यूनाइटेड किंगडम, खासकर लंदन में पले बढ़े और अलग-अलग पारिवारिक व जातीय पृष्ठभूमि से हैं। मोहम्मद मुआजी का जन्म 1988 में कुवैत में हुआ था और वे बचपन में ही यूके आ गए थे। उन्होंने वेस्ट लंदन में बचपन बिताया और वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ी। ज्यादातर रिपोर्टों के अनुसार उनका शुरुआती जीवन सामान्य था और कट्टरपंथी बनने से पहले उनका कोई उल्लेखनीय आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। अलेक्जेंडर कोटी का जन्म लंदन में घानाई परिवार में हुआ था और युवावस्था में वो छोटे अपराधों में शामिल थे। वो पश्चिम लंदन के उन समूहों में थे जो नशे और सड़क अपराधों से जुड़े थे। एल शफी एल शेख का जन्म सूडान में हुआ और वो पश्चिम लंदन यूके में बड़े हुए। आइन डेविस, जो इसी तरह लंदन से थे, का भी ऐसा ही पिछला जीवन था, जिसमें चरमपंथी नेटवर्क से जुड़ने से पहले छोटे-मोटे आपराधिक गतिविधियां शामिल थीं। इन लोगों को उनका स्थान, सामाजिक दायरा और विचारधारा जोड़ती थी। वे यूके की उस युवा पीढ़ी से थे जो 2000 और शुरुआती 2010 के दशक में अनौपचारिक नेटवर्क, ऑनलाइन प्रचार व व्यक्तिगत संबंधों से इस्लाम की चरमपंथी व्याख्याओं के संपर्क में आईं। इनका कट्टरपंथी बनना रातों रात नहीं हुआ। ये व्यक्तिगत अनुभवों, विचारधाराओं के संपर्क और वैश्विक घटनाओं के संयोजन से प्रभावित था। मुआजी ने अपने विश्वविद्यालय में उग्रवादी विचारों का सामना किया था। यह भी दावा किया जाता है कि ब्रिटिश सुरक्षा सेवाओं के साथ उनकी बातचीत ने उनके बढ़ते असंतोष को और भड़काया। हालांकि इस पहलू की व्याख्याएं अलग-अलग हैं और इस पर अभी भी विवाद बना हुआ है। कोटे और एल शेख पश्चिम लंदन में उन युवकों से जुड़े थे जो मस्जिदों और चर्चा मंडलों में कट्टरपंथी विचार साझा करते थे। ये अनौपचारिक नेटवर्क अक्सर उग्रवादी संगठनों के लिए प्रवेश द्वार बनते थे। 2011 में सीरियाई गृहयुद्ध की शुरुआत ने जिहादी भर्ती के लिए एक नया केंद्र बिंदु बना दिया और सीरिया विदेशी लड़ाकों के लिए एक गंतव्य बन गया। इराक और सीरिया के इस्लामिक स्टेट के उभार से यह प्रवृत्ति और बढ़ी। समूह के परिष्कृत प्रचार, जिसमें ऑनलाइन वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क शामिल था, ने पूरे यूरोप से भर्ती होने वालों को आकर्षित किया और 2012 से 2013 तक चारों पुरुष ब्रिटेन छोड़कर सीरिया चले गए थे। ये वैचारिक सहानुभूति से हिंसक उग्रवादी संगठन में सक्रिय भागीदारी की ओर निर्णायक बदलाव दिखाता है। ये आईएसआईएस बीटल्स की कहानी है। वेलकम टू वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड। सीरिया पहुंचकर चारों ने आईएसआईएस में शामिल हुए। विदेशी लड़ाकों को आमतौर पर भाषा, वफादारी और विश्वसनीयता के आधार पर भूमिकाएं मिलती थीं। अपनी अंग्रेजी बोलने की क्षमता और ब्रिटिश नागरिकता के कारण मुआजी, कोटी, एल शेख और डेविस को बंधकों का प्रबंधन करने वाली भूमिकाएं सौंपी गईं। अंग्रेजी में दक्षता के कारण वे संचालन और प्रचार में कीमती साबित हुए और उस इकाई में शामिल हुए जो अपहृत पश्चिमी पत्रकारों, सहायता कर्मियों व अन्य नागरिकों को हिरासत में रखकर उनकी निगरानी करने की जिम्मेदार थी। इन्हीं बंधकों ने इन चारों को बीटल्स नाम दिया था और हर सदस्य को मशहूर बैंड के अनुसार उपनाम दिया: जॉन, पॉल, जॉर्ज और रिंगो। हर सदस्य को कौन सा नाम दिया गया, इस पर कुछ विवाद है, लेकिन माना जाता है कि इन सब में सबसे कुख्यात और नेता मोहम्मद मुआजी था, जो जॉन के नाम से जाना जाता था और जिसे आमतौर पर जिहादी जॉन कहा जाता था। जॉर्ज को अलेक्जेंडर कोटी माना जाता है। कुछ स्रोत उन्हें रिंगो भी कहते हैं। इसी तरह एल शाफी एल शेख या तो जॉर्ज था या रिंगो। पॉल को व्यापक रूप से एन लेस्ली डेविस माना जाता है। ये उपनाम बिल्कुल भी प्यारा नहीं था।
ये उपनाम सिर्फ उनकी अंग्रेजी उच्चारण से आया, क्योंकि ये चारों अन्य आईएसआईएस गार्ड्स से ज्यादा क्रूर माने जाते थे। बीटल्स के अन्य सदस्य अपने नाम का आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल होने से हैरान और परेशान थे। रिंगो स्टार बोले, यह बकवास है। जो वे वहां कर रहे हैं वो उन सभी मूल्यों के खिलाफ है जिनके लिए बीटल्स खड़े थे। हम पूरी तरह से शांति और प्रेम के पक्षधर थे। जिहादियों ने पश्चिमी रक्का, सीरिया में 20 से ज्यादा बंधकों को तंग कोठरियों में बंद रखा था। इस समूह ने इन बंधकों के साथ अपने व्यवहार के कारण कुख्याति प्राप्त की, जिसमें बाद में जीवित बचे लोगों ने बताया कि उनके साथ सुनियोजित दुर्व्यवहार किया गया था, जिसमें शारीरिक पिटाई, मानसिक यातना और अपमान शामिल था। बंधकों को कठोर परिस्थितियों में रखा गया था। उन्हें बार बार अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाता था और वे लगातार मारे जाने की धमकियों का सामना करते थे। वे हर बार जब आईएसआईएस बीटल्स दिखाई देते थे तो डर जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसका परिणाम किसी न किसी प्रकार की शारीरिक पिटाई या यातना के रूप में होगा। आईएसआईएस ने इन गार्ड्स को उनकी क्रूरता के कारण अस्थायी रूप से ड्यूटी से हटा दिया था। उनके बंधकों में अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोली, स्टीफन सॉटलॉफ और ब्रिटिश सहायता कार्यकर्ता डेविड हेंस एलन हेनिंग थे। इस समूह का मकसद बंधकों के बदले फिरौती वसूलना था और वे अपने बंदियों से शेखी बघारते थे कि कुछ यूरोपीय देशों से कई मिलियन डॉलर की फिरौती मिली है, जो कुवैत या कतर में रिटायरमेंट के लिए काफी है। उन्होंने कुछ ब्रिटिश बंधकों के परिवारों से भी संपर्क किया और माना जाता है कि उन्होंने यूके में अपने सहयोगियों और दोस्तों से संपर्क बनाए रखा। जेम्स फोली की मां डायन ने एक इंटरव्यू में कहा, उनकी मांगें हमारे लिए असंभव थीं। 100 मिलियन यूरो या सभी मुस्लिम कैदियों की रिहाई। आतंकवादियों की मांगें मुख्य रूप से सरकार को संबोधित थीं। फिर भी एक अमेरिकी परिवार के रूप में हमें समझना था कि कैसे जवाब दें। सबसे घिनौनी बात यह थी कि उन्होंने बंधकों की सिर काटकर हत्या के वीडियो खुद बनाए और इन भयानक कृत्यों को दिखाया। इन रिकॉर्डिंग्स में जल्लादों के चेहरे हमेशा छुपे रहते थे। मोहम्मद मुआजी आईएसआईएस की क्रूरता का चेहरा बनकर कुख्यात हुआ। वो कई हाई प्रोफाइल प्रचार वीडियो में बंधकों को मारने से पहले अंग्रेजी में डरावने बयान देता दिखा। ये वीडियो सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए नहीं थे, इन्हें रणनीतिक रूप से पूरी दुनिया में फैलाया गया था ताकि सरकारों में डर पैदा किया जा सके और उनके मकसद के लिए संभावित नए लोगों को आकर्षित किया जा सके। जैसे जैसे ये भयानक वीडियो ऑनलाइन फैलते गए, इन्होंने आईसिस से जुड़ी दहशत की भावना को काफी बढ़ा दिया। एक पूर्व आईसिस सदस्य के अनुसार, सिर कलम करने के लिए ब्रिटिश व्यक्ति का चयन एक सोची समझी रणनीति थी, जिससे लगे कि किसी यूरोपीय या पश्चिमी ने अमेरिकी की हत्या की। अगस्त 2014 से जनवरी 2015 के बीच जेम्स फोली, स्टीफन सॉटलॉफ, डेविड हेंस और एलन हेनिंग जैसे बंधकों की निर्मम हत्याओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से व्यापक निंदा बटोरी। हालांकि इन वीडियो में से कई में एमवाजी सबसे प्रमुख जल्लाद था। बाद की जांचों से यह पता चला कि अन्य प्रमुख व्यक्ति जैसे अलेक्जेंडर कोटे और एल शाफी एल शेख ने भी इन कृत्यों में अहम भूमिका निभाई। एन लेस्ली डेविस ने समूह में छोटी भूमिका निभाई। अगस्त 2014 में ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस की बड़ी टुकड़ी उत्तरी इराक में तैनात हुई और पूर्व M6 एजेंट रिचर्ड बैरेट ने कहा कि उन्हें जल्द ही सीरिया भेजा जाएगा। उनका मिशन अत्याधुनिक तकनीक से एक विशेष समूह को ढूंढना और अन्य बंधकों को बचाना था। उस वर्ष सितंबर तक ब्रिटिश खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां, जिनमें MI5 और स्कॉटलैंड यार्ड शामिल थे, अमेरिकी एजेंसियों जैसे CIA और FBI के साथ सहयोग कर रही थीं। M6 और CIA की फील्ड टीमें उत्तरी सीरिया में उस समूह की पहचान और लोकेशन पर काम कर रही थीं, जबकि ब्रिटिश और अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक जासूसी एजेंसियां उनके संचार को अवरोधित कर रही थीं। 12 नवंबर 2015 को अमेरिका के ड्रोन ने रक्का में हवाई हमला किया, जिसमें मुआजी को तब निशाना बनाया गया जब वो इमारत से निकलकर वाहन में जा रहा था। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि माना जा रहा था कि वो एक बेदाग हमले में मारा गया था, जिसमें कोई अतिरिक्त नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उस समय उसकी मौत की पुष्टि नहीं हुई थी और जनवरी 2016 तक ISIS ने यह पुष्टि नहीं की थी कि वो सच में मर चुका है। मुआजी को संघर्ष से हटाने के बावजूद
समूह की जांच समाप्त नहीं हुई। अब प्रयास बाकी सदस्यों को ढूंढने और पकड़ने पर केंद्रित हैं। 24 जनवरी 2018 को एल शेख और कोटे को पकड़ा गया और शुरू में इराक में अमेरिकी हिरासत में रखा गया। उसके बाद उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका भेज दिया गया। 2018 में उनकी ब्रिटिश नागरिकता छीन ली गई थी। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात पर बहस की कि क्या ग्वांतानामो बे में बिना मुकदमे के अनिश्चितकालीन हिरासत में रखा जाए या फिर हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमे पर विचार किया जाए। यूके सरकार से मिली महत्वपूर्ण जानकारी ने इन दोनों आदमियों के खिलाफ दोष सिद्धि सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। यूके की कानूनी व्यवस्था विदेशी कानूनी मामलों में मदद देने से मना करती है अगर उस मामले में मौत की सजा हो सकती है। फिर भी गृह सचिव साजिद जाविद ने शुरू में अमेरिका को कानूनी सहायता देने की मंजूरी दे दी, भले ही कोटी और एल शेख को मौत की सजा न देने की कोई गारंटी नहीं थी। मुख्यतः ट्रंप प्रशासन के राजनीतिक माहौल से संभावित विरोध के कारण यूके अदालत ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ सबूत साझा करने पर तब तक रोक लगाई जब तक मौत की सजा नहीं हटाई जाती। 18 अगस्त 2020 को अमेरिकी सरकार ने यूके को आश्वासन दिया कि वो इस मामले में मौत की सजा नहीं मांगेगी। 7 अक्टूबर 2020 को कोटे और एल शेख को अमेरिका स्थानांतरित किया गया ताकि वे साजिश और बंधक बनाने से हुई मौतों के आरोपों का सामना कर सकें। 2 सितंबर 2021 को कोटी ने अमेरिकी अदालत में 4 अमेरिकी बंधकों की हत्या से संबंधित साजिश के आरोपों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद 14 अप्रैल 2022 को एल शेख को एक संघीय जूरी द्वारा आतंकवादी सेल में उसकी संलिप्तता के कारण 8 गंभीर अपराधों का दोषी पाया गया। दोनों व्यक्तियों को बिना पैरोल की संभावना के 8 समवर्ती उम्र कैद की सजा सुनाई गई और वे वर्तमान में कोलोराडो में स्थित सुपरमैक्स जेल एडीएक्स फ्लोरेंस में अपनी सजा काट रहे हैं। इसके विपरीत आइन डेविस का रास्ता अलग था। उन्हें 2015 में तुर्की में पकड़ा गया और 2016 में आतंकी हमले की साजिश के आरोप में मुकदमा चला। अगले साल एक तुर्की अदालत ने उन्हें आतंकवाद से जुड़े अपराधों का दोषी ठहराया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 7.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अगस्त 2022 में डेविस को तुर्की से निष्कासित कर यूके लौटते ही गिरफ्तार किया गया। फिर उन पर टेररिज्म एक्ट 2000 के तहत आतंकवाद को फंड देने और आतंकी मकसद से हथियार रखने का आरोप लगा। डेविस को हिरासत में भेज दिया गया और अक्टूबर 2023 में उन्होंने दोनों आरोपों को स्वीकार कर लिया। उन्हें 8 साल की जेल की सजा सुनाई गई और रिहाई के बाद 2 साल अतिरिक्त निगरानी में रहने का आदेश दिया गया। आईएसआईएस बीटल्स आईएसआईएस से जुड़ी क्रूरता के सबसे कुख्यात प्रतीकों में से एक के रूप में उभरे। उनकी गतिविधियों ने सीरिया संघर्ष और विदेशी लड़ाकों के खतरों पर जनता की धारणा को काफी प्रभावित किया। पीड़ित परिवारों को मुकदमे और बाद की दोष सिद्धियां कुछ हद तक सुकून देती हैं, लेकिन उनके नुकसान का दर्द नहीं भर सकता। इन मामलों ने आतंकवाद विरोधी उपायों, कट्टरपंथ और चरमपंथ रोकने में राज्यों की जिम्मेदारी पर चर्चा शुरू कर दी। इनकी कहानी दिखाती है कि आम लोग किस तरह कभी-कभी चरम हिंसा में शामिल हो जाते हैं। यह कट्टरपंथ से निपटने के लिए समय रहते हस्तक्षेप, समुदाय की भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को भी उजागर करता है। आईएसआईएस बीटल्स एक बड़े चलन का हिस्सा थे, जिसमें हजारों विदेशी लड़ाके सीरिया और इराक गए, जिनमें से कई आईएसआईएस के उस प्रचार से आकर्षित हुए थे जो उसे एक व्यवहार्य राज्य या धार्मिक कर्तव्य के रूप में पेश करता था। जवाब में सरकारों ने यात्रा रोकने को, पासपोर्ट प्रतिबंध, निगरानी बढ़ाने और डी-रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम जैसे कई उपाय लागू किए हैं। विदेशी लड़ाकों की वापसी लगातार जटिल कानूनी व नैतिक चुनौतियां लाती है। कोटे, एल शेख और डेविस के मामले दिखाते हैं कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं और कानून के शासन को कायम रखते हुए अभियोजन कैसे चलाया जा सकता है। बंधकों के खिलाफ आईएसआईएस बीटल्स के भयानक अपराधों ने दुनिया भर में आक्रोश और अविश्वास फैलाया। उन्हें किसी आकर्षण या कुख्याति के साथ याद करने के बजाय उनकी विरासत, चरमपंथ की मानवीय कीमत और जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता की कड़ी याद दिलानी चाहिए।